Students, are you able to see the screen? Students, are you able to see the screen? Yes, ma'am. ओके अब हमने जो पढ़ा था पहले उसका हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन कर लिया था ऑफलाइन। अब आगे का पढ़ते हैं। जो अयोध्या था उसमें कई सारे इवेंट्स हुए थे, अलग दूसरे डेवलपमेंट्स हुए थे। पहला हमने शाहबानो वाला केस पढ़ा था, दूसरा हमारा अयोध्या डिस्प्यूट था। इसके बाद में अयोध्या के अंदर काफी सारे डेवलपमेंट्स हुए, काफी सारी चीजें हुई, काफी सारे इवेंट्स हुए। और वहां पर जो पार्टी रूल कर रही थी उसका काफी एक अच्छा इम्पैक्ट भी पड़ा और थोड़ा सा एक डिफरेंट इम्पैक्ट पड़ा। अब उसमें क्या क्या हुआ है वो हम इस पैराग्राफ के अंदर पढ़ेंगे। द इवेंट्स एट अयोध्या लेड टू सीरीज ऑफ अदर डेवलपमेंट्स। जो इवेंट्स थे उसमें अयोध्या का जो इवेंट हुआ था उसके बाद कई सारे डेवलपमेंट्स हुए। द स्टेट गवर्नमेंट विद द बीजेपी एज द रूलिंग पार्टी वाज डिसमिस्ड बाय द सेंटर। अब जो स्टेट गवर्नमेंट थी वहां पर बीजेपी रूल कर रही थी, तो उस समय स्टेट ने स्टेट गवर्नमेंट जो थी उनको हटा दिया गया था। स्टेट में जो सरकार थी बीजेपी की थी उस समय उत्तर प्रदेश के अंदर, तो वो सेंटर ने हटा दी क्योंकि वहां पे दंगे बहुत ज्यादा हो गए थे। इस चीज को लेकर के काफी ज्यादा वायलेंस हो गया था। Along with that, other states where the BJP was in power were also put under president's rule. अब ये ध्यान रखिएगा इस लाइन को कि भाई जो उत्तर प्रदेश के अंदर चीज हुई है वहां पर सेंटर ने स्टेट गवर्नमेंट जो थी उसको अबॉलिश कर दिया था और प्रेसिडेंट का रूल लगा दिया था। उसके साथ साथ बीजेपी, क्योंकि बीजेपी थी वहां पे भी उत्तर प्रदेश में भी, तो बीजेपी की सरकार और जो दूसरी स्टेट्स में भी थी वहां पर भी उनका रूल हटा दिया और वहां पर प्रेसिडेंट का रूल लगा दिया था। ठीक है। A case against the chief minister of Uttar Pradesh was registered in the Supreme Court for contempt of court since he had given an undertaking that the disputed structure will be protected. अब वहां पर क्या हो रहा था, वहां पर wait a minute, let me add all of these. ओके वहां पर क्या हो रहा था, उत्तर प्रदेश में जो चीफ मिनिस्टर थे उस समय उनको सुप्रीम कोर्ट ने अपने अंडर रख लिया था, मतलब अपने उसमें कर लिया था, क्योंकि वहां पर वो मेंटेन नहीं कर पाए थे कि वो उस डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करेंगे। वो चीज पूरी नहीं कर पाए थे, तो उसके अगेंस्ट में वहां पर उनके खिलाफ एक केस रजिस्टर किया गया था। ओके तो इस चक्कर में वहां पर बहुत दिक्कतें आ रही मॉर्निंग। और इसके बाद में वहां पे चीजें काफी डिफरेंट हो रही थी। गुड यहाँ मॉर्निंग पर मैम। गुड मॉर्निंग टू ऑल, प्लीज बी क्वाइट, आई एम टीचिंग। बीजेपी जो है वो ऑफिशियली वहां पर अपना रिग्रेट जो है वो एक्सप्रेस करती है कि जो भी अयोध्या में चीजें हुई वो सही नहीं हुई और उसके खिलाफ वो अपना एक तरीके से आप कह सकते हो कि वो रिग्रेट जो उनका हो रहा होता है, गिल्ट जो हो रही होती है, वो अपना एक्सप्रेस करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो थी वहां पे अपॉइंट करती है एक कमीशन को, जिसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा था। वहां पर क्या चीजें हुई, क्या मॉस्क का डिमोलिशन हुआ, उससे पहले क्या चीजें थी, इन सारी चीजों को लेकर के वहां पे कमीशन अपॉइंट किया गया था इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। ठीक है। द बीजेपी ऑफिशियली expressed regret over the happenings at Ayodhya. The central government appointed a commission to investigate into the circumstances leading to the demolition of the mosque. अब बीजेपी ने वहां पे अपना रिग्रेट एक्सप्रेस किया जो भी अयोध्या के अंदर हिंसा हुई उसको लेकर के। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कमीशन बैठाया इन्वेस्टिगेट करने के लिए कि भाई यहाँ पे क्या दिक्कतें आई थी, किस कारणवश यहाँ पर ये जो मस्जिद है उसको तोड़ दिया गया। Most political parties condemned the demolition and declared that this was against the principles of secularism. अब कई अधिकतर जो पॉलिटिकल पार्टीज थी उन्होंने कड़ी निंदा करी कि ये जो मस्जिद को गिराया गया है और जो वहां पर डिक्लेयर किया गया है कि ये जो गिराया गया था मस्जिद को, उसको लेकर के उन्होंने कड़ी निंदा करी थी वहां पर दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज ने। और उन्होंने ये भी बोला कि ये चीज जो हुई है ये सेकुलरिज्म के बिल्कुल खिलाफ है कि आपने मस्जिद को गिरा दिया है। ठीक है। और ये सब जो है किसके अंडर हुआ था, बीजेपी, क्योंकि वहां पर रूल कर रही थी तो उनके अंडर हुआ था, क्योंकि उनकी सरकार थी तो उन पर ज्यादा एलिगेशंस लगाए जा रहे थे कि आपके अंडर ये सारी चीजें हो गई और आपने क्या किया।
आपने कोई भी एक्शन नहीं लिया, तो इस चीज को लेकर के भी उनकी कड़ी निंदा हो रही थी। This led to a serious debate over secularism and posed the kind of questions our country faced immediately after partition. Was India going to be a country where the majority religious community dominated over the minorities? अब यहाँ से एक बहुत intense debate शुरू हुआ सेक्युलरिज्म को लेकर के। बहुत ज्यादा वाद विवाद होने लगे, क्वेश्चंस उठने लगे हमारे देश के ऊपर, क्योंकि ये पार्टीशन के बाद में एक और बहुत बड़ी वायलेंस वाली चीज हुई थी, बहुत ज्यादा हिंसा हुई थी इस समय में। तो इंडिया पे क्वेश्चन उठने लगे, क्या इंडिया एक ऐसा देश बन के रह जाएगा जहाँ पे वैसे तो बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा मेजोरिटी में लोग हैं वो दूसरे माइनॉरिटी वाले जो लोग हैं उन पर क्या इस तरीके से अपना दबदबा बना करके रखेंगे? इस तरह के क्वेश्चन उठने लगे देश के ऊपर। Or would India continue to offer equal protection of law and equal citizenship rights to all Indians, irrespective of their religion? और फिर ये क्वेश्चन उठा कि क्या वाकई में इंडिया जो है वो कंटिन्यू करेगा कि भाई वो सबको कानून के सामने इक्वली प्रोटेक्ट करेगा और सबको इक्वल सिटीजनशिप दे, राइट वाला जो चीज इंडिया के अंदर पहले से चली आ रही थी वो लेकर के चलेगा, रिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन, यानी कि उनका भले कोई सा रिलीजन हो लेकिन इंडिया के अंदर सारे लोग इक्वल हैं। ये क्वेश्चंस यहाँ पर उठ रहे थे। अयोध्या अयोध्या में जो हुआ था उसके बाद में यहाँ पे ये डेवलपमेंट्स हुए थे। अब during this time there has also been a debate about using religious sentiments for electoral purposes. अब इस लाइन को मार्क कर लेंगे आप लोग, यहाँ पर ये डायरेक्टली बोला गया है। इस समय के बाद में यहाँ पे ये भी वाद विवाद हुआ कि क्या इंडिया के अंदर अब धर्म को लेकर के राजनीति होगी, यानी इलेक्टोरल पर्पसेस, यानी इलेक्शन के पर्पसेस से यहाँ पर लोगों के सेंटिमेंट्स को अपने फेवर में ला करके, क्योंकि मेजोरिटी में हिंदू हैं तो उनको अपने फेवर में ला करके फिर राजनीति खेली जाएगी जिससे वो लोग जीत जाए। ये क्वेश्चन भी उठने लगे। India's democratic politics is based on the premise that all religious communities enjoy the freedom that they may join any party and that there will not be community based political parties. अब यहाँ पर इंडिया क्योंकि एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो यहाँ पे जो राजनीति हो रही थी वहां पे यही चीज उठाई जा रही थी कि सारे धर्म जो है, सारी कम्युनिटी के लोग जो हैं वो फ्रीडम एंजॉय करेंगे और वो किसी एक पर्टिकुलर पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं उनकी इच्छा के अनुसार, लेकिन यहाँ पर कोई भी कम्युनिटी बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज नहीं होंगी, यानी कोई सी भी पार्टी जो है वो किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को फेवर करते हुए नहीं होगी। ठीक है, ये यहाँ पे बात बोली गई थी। दिस डेमोक्रेटिक एटमॉस्फेयर ऑफ कम्युनल अमेटी हैज फेस्ड मेनी चैलेंजेस सिंस 1984। और उसके बाद से ही यहाँ पे जो एटमॉस्फेयर था, यानी कि अपनी कम्युनिटी को लेकर के एक भाईचारा दिखाने वाला, और ये चीज 1984 से ही काफी चैलेंजेस उठा रही थी। मतलब कि 1984 के बाद से ही, क्योंकि यहाँ पर क्या राजनीति जो है वो धर्म को लेकर के कहीं ना कहीं एक तरीके से स्टार्ट हो चुकी थी, और उसको 1984 से ही ये लोग चैलेंजेस जो है फेस कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया जो है उसको पहले आजादी के पहले से ही कई सारी अलग अलग चीजों को लेकर के चलना पड़ रहा था, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने इंडिया को मुस्लिम और हिंदूज के बीच में लड़ाई करवा करके डिवाइड किया था, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाई थी। तो उनके साथ साथ बाकी जो कम्युनिटीज हैं उनको भी अपने हकों के लिए लड़ना पड़ रहा था। तो ये चैलेंजेस इनको 1984 से ही देखने पड़ रहे थे। As we have read in chapter 8, this happened in 1984 in the form of anti-Sikh riots। और हमने 1984 के अंदर भी पढ़ा था, यहाँ पे anti-Sikh riots भी हुए थे, दंगे भी हुए थे। In February March 2002 similar violence broke out against the Muslims in Gujarat। और एक और वापस से इसी तरह की वायलेंस हुई थी फेब से मार्च के बीच में 2002 के अंदर, जब इसी तरह की हिंसा हुई मुस्लिम्स को लेकर के गुजरात के अंदर। Such violence against the minority community and violence between two communities is a threat to democracy। अब इस तरह की जो हिंसा होती है कहीं पर भी किसी भी जगह पर होती है, वो क्या है, यहाँ पर बेसिकली गुजरात के अंदर भी मुस्लिम्स को लेकर के हुई थी। तो जब हिंसा इस तरह की होती है तो वो माइनॉरिटी कम्युनिटी पर होती है कि एक कम्युनिटी के लोग जो बहुत ही कम मात्रा में उन पर एकदम आप धावा बोल रहे हैं एक तरीके से, या किन्हीं दो कम्युनिटीज के बीच में लड़ाई हो रही है, तो वो क्या खतरा बन जाती है किसको, डेमोक्रेसी को लेकर के, जनतंत्र को लेकर के खतरा बन जाती है। अब इसका जो एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है 2002 के अंदर जो गुजरात के अंदर हुई थी उसके बारे में पढ़ेंगे। फरवरी से मार्च के अंदर 2002 के अंदर यहाँ पे बहुत बड़े स्केल पर वायलेंस हुई थी गुजरात के अंदर। हुआ क्या था वो जानेंगे अब अच्छे से, मैं आपको पहले ही बता देती हूँ। एक ट्रेन जा रही थी, ठीक है, एक बोगी थी ट्रेन की,
ठीक है, जो अयोध्या से लौट रही थी। और जैसे कि हमने पढ़ा था ना, अयोध्या के उस पर एक कर सेवा करके उन्होंने अपना एक मूवमेंट करना था, जिसमें लोग बाग पूरी दुनिया भर से, वो सॉरी पूरे देश भर से लोग पहुंचने थे, और उनका मेन ये मकसद था कि वो मंदिर निर्माण में मदद करेंगे। तो वो जब बोगी, मतलब एक ट्रेन वहां से लौट रही थी अयोध्या से, तो उसकी एक बोगी में आग लग गई थी, ठीक है, और वो भरी हुई थी कर सेवक से, यानी ये जो कर सेवा के अंदर अपना योगदान देने गए थे ना लोग बाग, उनसे भरी हुई थी, और उसमें आग लग गई थी, और करीब 57 लोग जो है उसमें मर गए थे। तो वहां पर ये शक था कि किन्हीं मुस्लिम लोगों ने इस बोगी को आग लगाई है, ठीक है, ये एक सस्पेक्ट के तौर पे देखा जा रहा था कि इसमें मुस्लिम्स का हाथ है, क्योंकि वहां पर मस्जिद तोड़ी गई थी ना अयोध्या के अंदर, तो वो लोग भी अपने उसमें थे। यहाँ पर सिर्फ एक सस्पेक्ट था, और इस सस्पेक्ट को लेकर के इतनी लार्ज स्केल वायलेंस हुई मुस्लिम्स के खिलाफ गुजरात के अंदर। दूसरे ही दिन से जब ये आग लगी ट्रेन की बोगी में, उसमें लोग मर गए, हिंदू लोग थे वो मर गए, तो फिर उसके बाद में ये कयास लगाने लगे, शक होने लगा लोगों को कि ये मुस्लिम्स का काम है, और फिर दूसरे दिन से दंगे भड़क गए वहां पर। अब दंगे हो गए, और इतने गंदे लेवल पे, ये जो दंगे होते हैं ना, ये राइट्स जो होते हैं, ये इतने गंदे होते हैं कि इसमें ह्यूमैनिटी तो बिल्कुल ही एकदम किनारे पे आ जाती है, ठीक है, इतनी एट्रोशियस चीजें होती हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। आपने कोई गलती नहीं करी है, फिर भी आपके सामने अगर कोई दंगाई आ गया है, तो वो ये नहीं देखेगा कि आप इंसान हो, कि आपने की कोई गलती नहीं, आप बेकसूर हो, वो सीधे आप पर अटैक करेगा। तो वही चीज यहाँ पर भी हो रही थी। करीब 1100 लोग जो हैं, और मोस्टली वो मुस्लिम्स थे, उनकी हत्या की गई, मतलब वायलेंस में वो मारे गए, ठीक है। और नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो है, उन्होंने कड़ी गंदी निंदा करी गुजरात गवर्नमेंट की, क्योंकि वो कंट्रोल नहीं कर पा रही थी इस तरह के वायलेंस को, ठीक है, और ना ही वो प्रोवाइड करा पा रही थी रिलीफ, जो है विक्टिम्स जितने भी पीड़ित थे उनको, वो भी नहीं कर पा रही थी। तो बहुत कड़ी निंदा हुई थी वहां की। इलेक्शन कमीशन जो था इंडिया का, उन्होंने ऑर्डर दिया कि असेंबली इलेक्शन का जो होने थे उनको पोस्टपोन किया, और इस चीज को कंट्रोल करने की कोशिश करी, ठीक है। अब इसको लाइन टू लाइन पढ़ेंगे। इन February March 2002 large scale violence took place in Gujarat। फरवरी से मार्च के महीने में 2002 के तहत बहुत बड़े स्केल पर हिंसा हुई गुजरात में। The immediate provocation for this violence was an incident that took place at the station called Godhra। इसको गोधरा ट्रेन कांड भी इस तरीके से हिंदी में भी बोलते हैं, याद रखिएगा। ये एकदम से हुआ था वायलेंस, और ये गोधरा स्टेशन पे हुआ था। A bogie of a train that was returning from Ayodhya and was full of Karsevaks was set on fire। एक बोगी जो है ट्रेन की, एक पूरा एक डब्बा जो था वो जल गया था, और जो अयोध्या से लौट रही थी, और उसके अंदर करसेवक थे जो मतलब जल गए, लोग मर गए। 57 people died in that fire। 57 लोग मर गए थे उस फायर में। Suspecting the hand of Muslims in setting fire to the bogie, large scale violence against Muslims began in many parts of Gujarat from the next day। अब ये शक लोगों के मन में उठा कि ये मुस्लिम्स का हाथ है इस बोगी के जलने में, इसीलिए वहां पे दूसरे दिन से गुजरात के कई हिस्सों में हिंसा भड़क गई। दिस वायलेंस कंटिन्यूड फॉर ऑलमोस्ट अ होल मंथ। अब ये हिंसा एक महीने तक चली। नियरली 1100 persons मोस्टली मुस्लिम्स वर किल्ड इन दिस वायलेंस। करीब 1100 लोग मोस्टली मुस्लिम्स जो थे वो मारे गए इस हिंसा के अंदर। द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन क्रिटिसाइज्ड द गुजरात गवर्नमेंट्स रोल इन फेलिंग टू कंट्रोल द वायलेंस, प्रोवाइड रिलीफ टू द विक्टिम्स। और यहाँ पर जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन था, उन्होंने कड़ी निंदा करी गुजरात सरकार की, जो वहां के वायलेंस को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, ना ही रिलीफ फीचर्स जो थे वो विक्टिम्स यानी पीड़ित लोगों को कोई मदद पहुंचा पा रही थी, एंड प्रोसिक्यूट द परपेट्रेटर्स ऑफ दिस वायलेंस, और ना ही उन लोगों को पकड़ पा रही थी जिन्होंने इस हिंसा को रूप दिया था, यानी जिन्होंने ये हिंसा करना शुरू करा था। The Election Commission of India ordered the assembly elections to be postponed। इलेक्शन कमीशन ने बोला, इंडिया के जो इलेक्शन कमीशन, उन्होंने ये ऑर्डर दिया कि जो असेंबली इलेक्शन होने हैं उनको पोस्टपोन कर दिया जाए। As in the case of anti-Sikh riots of 1984, जैसे कि 1984 के केस में भी हुआ था, गुजरात riots show that the government machinery also becomes susceptible
टू सेक्टेरियन पैशंस। अब जैसे कि वहां पर हुआ था एंटी सिख राइट जो हुए थे 1984 के अंदर, वैसे ही गुजरात राइट जो है वहां पर भी ये देखा कि गवर्नमेंट सरकारी मशीनरी जो है वो भी एक क्या बन जाती है, ससेप्टेबल पार्ट बन जाती है, यानी कि जहां पर प्रॉपरली वो कंट्रोल नहीं कर पाए। और एक संवेदनशील चीज हो जाती है ये कि आप उसको सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहे हो। सरकार जो है वो पूरी तरीके से या इस पर्टिकुलर चीज को लेकर के वो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस कर रही है, या वो सॉर्ट आउट भी नहीं कर रही है, क्योंकि सरकार के पास में क्या पावर्स बहुत अच्छी से होती है। वो किसी भी चीज को कंट्रोल करने की वो रखते हैं, उनके पास में पावर्स इतनी होती हैं, तो वो चाहते तो शायद इस चीज को कंट्रोल कर सकते थे, कुछ अच्छे स्ट्रॉन्ग अपने स्टेप्स ले सकते थे इस कंट्रोल करने के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं वही शक उसमें आ रहे थे कि शायद यही इनके इन्फ्लुएंस की वजह से ही ये चीज हो रही है। ठीक है। Instances like in Gujarat alert us to the dangers involved in using religious sentiments for political purposes. अब एग्जाम्पल्स जो हैं जैसे कि गुजरात का, वो एक बहुत अलार्मिंग अलर्ट की तरह आपको देखने को मिलेगा, जहां पर खतरा पैदा हो जाता है अगर आप किसी के भी धर्म से जुड़े हुए चीज को इस्तेमाल करते हो राजनीति के अंदर। ठीक है, अपने पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए आप किसी के धर्मों को इस्तेमाल करते हो, तो इस तरह की डेमोक्रेसी को लेकर के खतरा हमेशा पैदा हो सकता है। दिस पोजेसेस अ थ्रेट टू द डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो गया टॉपिक। अगर किसी को कोई दिक्कत आई है तो आप लोग अभी पूछ सकते हैं। No, ma'am, no No problem. problem. ओके, अब है इमर्जेंस ऑफ न्यू कॉन्सेंसस। अब नई आइडियोलॉजी कैसे आई। ये पीरियड था 1989 का, जब आपने देखा कि इस पीरियड के अंदर डिक्लाइन आया कांग्रेस का और बीजेपी एकदम उठी। अब इस चीज को, कॉम्प्लेक्स चीज को, पॉलिटिकल कंपटीशन जो चल रहा था इस पीरियड में, इसको समझने के लिए और वहां की इलेक्टोरल परफॉर्मेंस को समझने के लिए कि कांग्रेस ने कैसे परफॉर्म किया, बीजेपी ने कैसे परफॉर्म किया, उसके लिए आपको ये ग्राफ दे रखा है। बीजेपी रेड कलर से डिनोट हो रही है और कांग्रेस जो है वो पर्पल कलर से डिनोट हो रही है। तो पहले 1984 के अंदर आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पे इनको 415 वोट मिले हैं। 1989 के अंदर जो चीज हुई है, और ये बीजेपी का तो आई गेस टू टू वोट ही मिले इनको। 1989 के अंदर बीजेपी को 85 सीट्स मिली, सीट्स हैं ये, सॉरी मैंने गलत बोल दिया था। और 197 सीट्स मिली हैं पर्पल यानी कांग्रेस को। देन 1991 के अंदर 244 एंड 221, यानी कि कितना क्लोज कंपटीशन है यहाँ पर। फिर 1996 के अंदर 160 इनको और 140 इनको, यानी इनका डिक्लाइन हुआ। 1998 के अंदर 182 इनको और 141 इनको। 1999 के अंदर 182 एंड 114 इनको। अब आप सोच रहे होंगे कि ये इनका 182 था और यहाँ 141 था और यहाँ पे 114, तो यानी कि दूसरे जो दूसरी पार्टीज बन रही थी उनका नहीं दिया है। मेजर ये पार्टीज रही हैं तो इनकी पोजीशन को लेकर के बताया गया है, इसलिए कंफ्यूज मत होना। 2004 के अंदर बीजेपी का डिक्लाइन आया, वापस कांग्रेस आई। फिर 2009 के अंदर फिर वापस से कांग्रेस आई और बीजेपी कम आई। फिर 2014 के अंदर आप देख सकते हो 282 सीट्स मिली हैं बीजेपी को, और 2019 के अंदर 303 सीट्स मिली हैं बीजेपी को, और कांग्रेस 44 से 52 पर आ गई। ठीक है, ये डिक्लाइन आया है। यहाँ पे ये 4 लाइनों में यही बोला गया, द पीरियड आफ्टर 1989 is seen sometimes as the period of the decline of Congress and the rise of the BJP. If you want to understand the complex nature of political competition in this period, you have to compare the electoral performances of the Congress and the BJP. आपको समझने के लिए इनका कंपटीशन कितना कड़ा था, आपको ये इलेक्टोरल परफॉर्मेंस जो है ये कंपेयर करनी पड़ेगी। नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन इन द फिगर। अब आप इस जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसको समझने की कोशिश करें। परसेंट ऑफ वोट शेयर यहाँ पे दे रखा है 1984 के अंदर 7.4 था बीजेपी का, और इनका 48.1%। अब ये परसेंट में दे रखा है, यहाँ पे प्रॉपरली आपको सीट्स के हिसाब से दे रखा था। ठीक है, you will notice that BJP and Congress were engaged in a tough competition in this period. What is the difference between their electoral fortunes if you compare these with the 1984 elections? अब यहाँ पर आप अगर कंपेयर, यहाँ पे सिंपली आपको क्वेश्चंस बोले गए हैं कि इनके आपको जवाब इन फिगर्स को देखने पर मिल जाएंगे। आप देखेंगे कि बीजेपी और कांग्रेस जो है उन्होंने टफ कंपटीशन दिया इस पीरियड में अपने आप को। ठीक है, अब डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में, इलेक्ट्रल कंपटीशन क्या रहा है, कंपेयर करो 1984 से अभी तक का।
तो यहाँ पे ये जो ग्राफ देख रहे हो कि किस तरीके से डिक्लाइन दिख रहा है आपको कांग्रेस का, और ये जो है राइस किस तरीके से होती हुई दिख रही है। एक तो बेसिक जो देखने वाले को समझ में आ जाए, एक तो वो चीज है, ठीक है। बाद में आप इनके फिगर्स को भी कंपेयर कर सकते हो कि पहले इनका 7.4% ही एंगेजमेंट था और इनका 48.1% था, फिर दूसरे साल के अंदर इनका 11.4 हुआ, इनका 39.5 हुआ। इस तरीके से कंपेयर होंगे, और फिर एक पॉइंट पे इन्होंने एक दूसरे को क्लैश भी किया है, ठीक है। You will notice that since the 1989 election, the votes polled by the two parties, Congress and the BJP, do not add up to more than 55%. 50%. The seats won by them too do not add up to more than half the seats in Lok Sabha. So where did the rest of the votes and seats go? अब आप देखेंगे 1989 के इलेक्शन में कि दोनों ही पार्टीज जो हैं वो अपना मिलाकर के भी 50% वोट्स नहीं मिले उनको, तो बाकी की सीट्स किसके पास गई, कहां पर गए सारे वोट्स और सीट्स? Look at both the charts showing Congress and Janta family of the parties, which among the parties that exist today are neither part of Congress family of parties nor part of Janta family of parties. अब यहाँ पे दोनों ही चार्ट्स को अगर आप देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि कांग्रेस और भारतीय जनता फैमिली जो है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी भी कई उससे निकली है, जनता पार्टी और दूसरी पार्टीज का ये भी एक ग्रुप था जो बाद में अलग हो गए थे। तो आप ये देखेंगे कि जो पहले साथ में थे शुरुआती सालों में 1989 और 1984 के दौरान, वो आज जो पार्टीज हैं वो साथ में है भी नहीं। अब उनके ना तो कांग्रेस की पार्टी इसके साथ में जुड़ करके है, ना जनता पार्टी इसके साथ में है, ठीक है। तो ये पार्टीज कहाँ हैं फिर? द पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन ड्यूरिंग द 90s इज डिवाइडेड बिटवीन द कोलिएशन लेड बाय बीजेपी। पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन जो था 90s के दौरान में वो क्या था, किसका था? कोलिएशन था जो बीजेपी के द्वारा चलाया गया। बाद में कोलिएशन की सरकार कांग्रेस ने भी बनाई है। कैन यू लिस्ट द पार्टीज दैट आर नॉट पार्ट ऑफ एनी ऑफ दीज टू कोलिएशंस? क्या आप उन पार्टीज की लिस्ट दे सकते हैं जो इन दोनों ही गठबंधन की सरकारों में नहीं थी? ये सारे क्वेश्चंस हैं। अब हुआ लोकसभा इलेक्शन 2004। लोकसभा इलेक्शन हुआ 2004 के अंदर, जैसे कि आप ऊपर देख सकते हो यहाँ पर 2004 के बारे में दिया गया है। ये 2000 सॉरी ये तो 2014 है, ये रहा 2004 और ये रहा 2009। यहाँ पे कांग्रेस जो है वो लीड कर रही है 2000, यहाँ पे 145 सीट्स हैं और यहाँ पे 206 सीट्स हैं। यहाँ पर इन्होंने कोलिएशन की सरकार यानी गठबंधन की सरकार बनाई थी क्योंकि इनको पूर्ण बहुमत हासिल नहीं हो रही थी, ठीक है। कांग्रेस पार्टी भी कोलिएशन की सरकार में घुस जाती है, यानी गठबंधन की सरकार में एनडीए हार जाती है, नया कोलिएशन नया गठबंधन बनता है कांग्रेस का, जो जिसको नाम दिया जाता है यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, ठीक है। वो पार में आता है, गवर्नमेंट को सपोर्ट मिलता है लेफ्ट फ्रंट पार्टीज का, ठीक है। 2000 के जो इलेक्शंस हुए थे वहां पे उन्होंने विटनेस किया कि कई पार्शियल रिवाइवल जो था, जो कांग्रेस के साथ में पार्टीज थी वो इनके साथ में वापस आई, ठीक है। इससे इनकी सीट्स बढ़ी पहली बार 1991 के बाद में। जैसे कि हम ऊपर देख सकते हैं कि 1991 के बाद में इनकी सीट्स इतनी अच्छे से नहीं बढ़ रही थी। 244 के बाद में यहाँ पर इनको कुछ 145 सीट्स मिली हैं जो धीरे धीरे कम होती जा रही थी, और वो भी इसलिए बन पाई इनकी सरकार क्योंकि इन्होंने गठबंधन किया था, अदरवाइज वो भी पॉसिबल नहीं था। हाउएवर 2004 के अंदर क्या हुआ, यहाँ पे नेग्लिजिबल डिफरेंस था बीजेपी और इनके बीच में, बहुत कम डिफरेंस था, इसीलिए कांग्रेस और उसके एलीज और बीजेपी और उसके एलीज जो हैं उनकी उन्होंने दोनों ने ही गठबंधन की सरकार बनाई, और गठबंधन के बाद में कांग्रेस के वोट्स थोड़े ज्यादा, मतलब सीट्स जो है इनकी ज्यादा रही, ठीक है। ये पार्टी सिस्टम जो है पूरी तरह बदल गया था 70s के बाद में, क्योंकि 70s और 80s के दौरान जो है कांग्रेस रूल किया करती थी उस चीज को, इलेक्शंस को, ठीक है। वो अब कहीं ना कहीं कम हो गया था। अब इसको लाइन टू लाइन पढ़ेंगे तो लोकसभा इलेक्शन 2004 को आप अच्छे से समझ पाएंगे। In the election of 2004, the Congress Party too entered into the coalitions in a big way. The NDA was defeated and a new coalition government led by the Congress known as the United Progressive Alliance came to power. This government received support from the left front parties. 2004 के इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी भी गठबंधन की सरकार बनाती है, एनडीए हार जाती है, नया एक गठबंधन होता है जिसको नाम दिया जाता है यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, शॉर्ट फॉर्म यूपीए, और वो कांग्रेस के साथ में आती है। वहां पे उसको लेफ्ट फ्रंट पार्टीज जो है वो भी सपोर्ट कर रही हैं। May I know who has opened their audio? Students, it's a mere request to all of you. If you have any query or any question,
then only open up your audio. Please don't open up your audio because it will continuously, you know, disturb the class. So it's a request. The election of 2004 also witnessed the partial revival of Congress party. अब 2004 के जो इलेक्शन हुए थे उसके बाद में ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस पार्टी जो है वापस रिवाइव कर रही है, यानी कि वापस से रीस्टोर कर रही है अपनी सारी जो इनकी खोई हुई पहचान थी उसको वापस से ठीक कर रही है. It could increase its seats for the first time since 1991. However, in 2004 elections, there was a negligible difference between the voted poll by the Congress and its allies and the BJP and its allies. अब ये लग रहा था कि 1991 के बाद में जो इनकी स्थिति खराब हो रही थी कांग्रेस पार्टी की, वो धीरे धीरे अब ठीक हो रही है. ठीक है. और ये भी माना जा रहा था कि भले ही हाँ ये भी देखा जा रहा था कि 2004 के इलेक्शन जो हुए थे उसमें बहुत कम नाम मात्र का डिफरेंस था कांग्रेस और उसके एलीज में और बीजेपी और उसके एलीज में, यानी कि जो पार्टीज उनको सपोर्ट कर रही थी ना, कांग्रेस और उसको जो पार्टी सपोर्ट कर रही थी और बीजेपी जो बीजेपी को सपोर्ट कर रही थी, उनके बीच में बहुत कम डिफरेंस था. दस द पार्टी सिस्टम हैज नाउ चेंज्ड ऑलमोस्ट ड्रामेटिकली फ्रॉम व्हाट इट वाज टिल द 70s. इसलिए माना जा रहा था कि पार्टी सिस्टम पूरी तरह बदल गया है, ड्रामेटिकली चेंज हो गया है. 70s में जो रहा करता था उसके बाद से अब काफी बदलाव आ गए हैं. ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत? नो मैम, नो प्रॉब्लम. ओके तो आप अपनी प्रॉब्लम्स इकट्ठी कर लीजिएगा. टुमारो इन ऑफलाइन क्लास आप लोग स्कूल आएंगे तो हम आपकी प्रॉब्लम्स सॉर्ट आउट कर देंगे. नाउ आई एम गोइंग टू सेंड यू लिंक फॉर योर हिस्ट्री क्लास. ओके ओके मैम. Okay, थैंक यू मैम. ma'am. Thank